हेलो गाइस, वेलकम टू LMS अ सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। गाइस, आज हम क्लास 12 फिजिक्स की जो फर्स्ट बुक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप अपने आसपास के सारे डिस्ट्रैक्शंस को बंद कर दीजिए, पेन और कॉपी उठा लीजिए और मेरे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। गाइस, मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ उसका अच्छी तरीके से नोट्स लगाइएगा। लेकिन फिर भी जो आलसी बच्चे हैं उनके लिए आपको इस लेक्चर के बाद इस लेक्चर की नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो गाइज, मेरा नाम आशीष बंसल है और मैं आप लोगों को आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। तो गाइज, हमारे सिलेबस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के फर्दर 2 सब डिविजन्स है। क्या है? फर्दर 2 सब डिविजन्स है। वो क्या है? तो आइए देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। मतलब बेसिकली इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट द चार्ज विच इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम इस तरीके के चार्ज की चर्चा करेंगे जो कि रेस्ट पोजीशन पे होगा अपनी, ठीक है। उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उसको देखिए आप। सबसे पहले आता है कूलम्स लॉ, दूसरा आता है गाउस इलेक्ट्रिक फील्ड, तीसरा आता है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूजिंग गाउस लॉ या फिर सिंपल गाउस लॉ, चौथा आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आपने 10th में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और पांचवा आता है कैपेसिटर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कवर करेंगे, ठीक है। और फिर बात आती है इलेक्ट्रोडायनामिक्स की। इलेक्ट्रोडायनामिक्स का मतलब, इलेक्ट्रो का मतलब फिर से वही चार्ज प्लस डायनामिक्स का मतलब है मोशन। मतलब इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर हम इस तरीके के चार्ज की बात करेंगे जो कि अपनी मोशन की स्टेट में होगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या क्या स्टडी करेंगे, इसके अंदर हम स्टडी करेंगे सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा हम स्टडी करेंगे मैग्नेटिज्म, तीसरा EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड चौथा AC ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। जो आपका फिजिक्स का जो दूसरा पार्ट है जिसको हम कहते हैं ऑप्टिकल रे ऑप्टिक्स, जिसके अंदर रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स वगैरह ये सब बातें हैं, वो आपको बाद में पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, जिसके अंदर आज का लेक्चर जो है वो बहुत बेसिक होने वाला है। क्योंकि इसके अंदर आज हम चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो है सबसे पहले हेडिंग डालिए चार्ज। गाइज, मैं जो आपको लिखवा रहा हूँ प्लीज़ उसके अच्छी तरीके से नोट्स बनाइएगा। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा चार्ज। तो चार्ज क्या होता है? तो चार्ज इज नथिंग बट एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की। ये मैं आपको एक रफ डेफिनेशन दे रहा हूं। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? इंट्रिंसिक का मतलब होता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर इज द प्रॉपर्टी विच कैन नॉट बी फर्दर स्टडीड। मतलब एक किसी भी मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम आगे और स्टडी नहीं कर सकते। अब आपको कह दिया जाए कि किसी भी बॉडी में मास कहाँ से आया तो आप नहीं बता सकते, तो वैसे ही इसका कोई मतलब लॉजिक नहीं है कि किसी भी बॉडी के अंदर चार्ज कैसे आया।
ठीक है। तो बस अब इसके आगे स्टडी करेंगे, तो आप इसकी एक डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ वो आप लिख लीजिए, ठीक है। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर विच इज एसोसिएटेड विद इट ड्यू टू विच it produces and experiences electrical and magnetic effects. ठीक है। Intrinsic property of any matter which is associated with it due to which it can produce or experiences electrical and magnetic effects, ठीक है। तो ये किसी भी मैटर की ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण जो मैटर होता है वो प्रोड्यूस कर सकता है या खुद एक्सपीरियंस कर सकता है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स, ठीक है। ये आप डेफिनेशन नोट कर लीजिए चार्ज की। अब हम बात करते हैं कि हम चार्ज पार्टिकल को कैसे बना सकते हैं। अब देखो, मान लो एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल कि जैसे आप क्लास में बैठे हुए हो, आप एकदम शांत बैठे हुए हो, लेकिन अगर कोई मान लो आप न्यूट्रल बैठे हो, आपकी कोई न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब कर दे, मान लो कोई आपका फ्रेंड आ गया आपको चपाट लगा दे, तो फिर आपकी न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, आप गुस्से में आ जाओगे ना। ठीक वैसे ही चार्ज पार्टिकल कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टर्बिंग द न्यूट्रलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस। चार्ज पार्टिकल कैन बी प्रोड्यूस्ड, लिखिए जरा, चार्ज पार्टिकल्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय disturbing the electrical neutrality of any substance। ठीक है। चार्ज पार्टिकल कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टर्बिंग द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, किसी भी सब्सटेंस की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब करके हम कोई भी चार्ज पार्टिकल बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब इफेक्ट क्या क्या होते हैं, बेसिकली हम बात करते हैं किसी भी बॉडी को चार्ज करना हो तो या तो उससे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं या उसको इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तभी वो चार्ज हो सकता है, ठीक है। तो बात करते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होता है। तो इफेक्ट्स ऑफ चार्जिंग, ये सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। कि आपको पता होगा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मैटर, loss of electron from a matter produces positive charge on it। और ऐसा क्यों होता है? Because as number of proton on a matter is greater than number of electron, ठीक है। And gain of electron by a matter will produces negative charge on it, ठीक है। नेगेटिव चार्ज, उतना ही नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा जितने उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, ठीक है। और ऐसा क्यों होगा? एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है।
चाहे इसको आप याद कर लीजिए, आपको PDF बाद में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि मास, मैटर के जो मास होता है उस पर क्या इफेक्ट होता है चार्जिंग का। अब in charging the mass of body changes as shown in the following figure, ठीक है। मैं यहाँ पे फिगर बना के दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए ये कोई बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी, जिसका मास है m। मान लीजिए कि मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज कर दिया, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो अब ये क्या हो गई, पॉजिटिव चार्ज हो गई। तो इसका जो नया मास होगा m डैश, वो क्या होगा, इसके ओरिजिनल मास से कम होगा या ज़्यादा होगा? एब्सोल्युटली कम होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसमें से कुछ ना कुछ निकाला है, ठीक है। और फिर मान लो कि मैंने इसको नेगेटिवली चार्ज कर दिया, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन्स दे दिए कहीं से, तो अब ये नेगेटिव चार्ज हो गई। तो अब जो इसका नया मास होगा m डबल डैश, क्या वो इससे ज़्यादा होगा या कम होगा? एब्सोल्युटली ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका खुद का भी जो मास होता है वो होता है 9.1 × 10⁻³ kg, इतना होता है। तो हमने कुछ ना कुछ इसको दिया, तो इसके मास में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट तो आएगा ही। तो वही बात है बस, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। और आप जानते होंगे कि जो चार्जेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये तो आप लोग पता ही है, हाँ ना, पता है ना, ठीक है। तो अब ये बात भी जानते होंगे कि जो चार्जेस विद द सेम इलेक्ट्रिकल साइन, सेम इलेक्ट्रिकल साइन repel each other, whereas charges with opposite electrical sign attract each other। ठीक है, मैंने क्या लिखा है कि जो चार्जेस विद द सेम इलेक्ट्रिकल साइन, मतलब मान लो कि दो पॉजिटिव चार्ज है, तो दो पॉजिटिव चार्ज ऐसे रखें तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और मान लो दो नेगेटिव चार्ज है तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर मान लो कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज मैंने किसी सरफेस पे ऐसे रखा हुआ है और इसके पास में मैंने एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। वेयर एज इन द केस ऑफ रिपल्शन, when the electrical sign of two charges are same, they will repel each other, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, कर लिया, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि जो एक चार्ज बॉडी होती है, कोई भी जो एक चार्ज बॉडी होती है वो दूसरी चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है या फिर किसी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है। तो हम अट्रैक्शन से पता नहीं लगा सकते कि कोई भी बॉडी के ऊपर क्या चार्ज है या वो कितना चार्ज है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो रिपल्शन होता है, रिपल्शन वो एक श्योरेस्ट टेस्ट होता है। Repulsion is the surest test. Repulsion is the surest test for the detection of electrification. Repulsion is the surest test for the detection of electrification. ठीक है, आप अट्रैक्शन से पता नहीं लगा सकते कि किस बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज है। तो अब हम इसके कुछ छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं चार्ज की। तो यूनिट and dimensions of charge। देखो भाई, जो SI यूनिट होती है चार्ज की, जो SI यूनिट होती है चार्ज की वो होती है एम्पियर
इंटू सेकेंड, क्या होती है एम्पियर इंटू सेकेंड, जिसको हम कहते हैं कूलम, जिसको हम कूलम भी कहते हैं, ठीक है। और बात करें अगर इसकी स्मॉलर यूनिट्स की, तो इसकी स्मॉलर यूनिट्स क्या क्या हो सकती हैं, मिली कूलम, माइक्रो कूलम, ये हो सकती है। और अगर हम बात करें इसकी सीजीएस यूनिट्स की, अगर सीजीएस यूनिट्स की बात करें तो इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है स्टैट कूलम, क्या होती है स्टैट कूलम, जिस या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU भी कहते हैं इसको, ठीक है। और एक रिलेशन आप याद रखिएगा, इसको आप कॉर्नर में लिख लीजिएगा कि 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ESU। ये रिलेशन आप ध्यान रखिएगा प्लीज, ठीक है। तो अब हम इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। मैंने इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात की है, ना कि डायमेंशंस की। इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है A1T1, ठीक है। A1T1 11th क्लास में पढ़ा होगा ना, डायमेंशंस फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का या फिर किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, ठीक है। एम्पियर की पावर 1, टाइम की पावर 1, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहीं पे ये पूछ लूँ कि इसकी डायमेंशंस क्या होगी, मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं कहा, मैंने कहा है डायमेंशंस क्या होगी, तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो होगी 1 1, ठीक है। डायमेंशंस और डायमेंशनल फॉर्मूला में बहुत फ़र्क है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर एग्ज़ाम्स में आपसे ऐसे पूछ ले एग्ज़ाम या टेस्ट में कि राइट द डायमेंशंस ऑफ द चार्ज, ठीक है, तो कहीं पे आप ये लिख के मत आ जाना, मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो चलो अब हम अब एक नई बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं चार्ज की। तो एक हेडिंग डालिएगा, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। ठीक है, तो गाइस देखो, आपने शायद कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 11th में कि m इक्वल टू m0 1/1 माइनस v² अपॉन c², ठीक है। जहाँ पे जो m0 होता है वो होता है रेस्ट मास ऑफ द बॉडी, क्या होता है रेस्ट मास ऑफ द बॉडी, और जो m होता है वो होता है मास ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन, ठीक है, मास ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन। तो गाइस जैसा कि आपको पता होगा कि हमने 11th क्लास में काफ़ी हैवी बॉडीज़ की बात की थी, जो कि मतलब किस स्पीड से मूव करती हैं, फॉर एग्जांपल मीटर पर सेकंड के ऑर्डर से या किलोमीटर पर आवर के ऑर्डर से, ऐसी स्पीड से मूव करती हैं वो। तो ये जो वेलोसिटी होती है ऐसे पार्टिकल्स की, वो लाइट की स्पीड के ना तो कंपेरेबल है और उससे बहुत ज़्यादा कम भी है, ठीक है। तो इस फैक्टर को, ये जो फैक्टर होता है जहाँ पे जो c है वो स्पीड ऑफ लाइट है, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमने 11th में ऐसे पार्टिकल्स की बात की थी जो कि मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव करते हैं, लेकिन जो उनकी जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट की बहुत कम होती है। तो जिसके कारण हम कह सकते हैं कि v²/c² इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नीचे वाला पूरा फैक्टर है इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। तो हम कह सकते हैं कि m इज इक्वल टू m0, ठीक है। फॉर हैवी पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे अगर मैं बात करूँ क्वांटम पार्टिकल्स के बारे में, क्वांटम पार्टिकल्स का मतलब होता है बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, अल्फा पार्टिकल हो गया, ऐसे, ठीक है। तो when these particles move, they will move with the speed which is
ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। ये जो सारे पार्टिकल्स होते हैं ये जब मूव करते हैं तो ये इस स्पीड से मूव करते हैं कि जो इनकी स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो जाती है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल 10⁻⁶, 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, इस तरीके की स्पीड से ये मूव करते हैं। तो ये जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड के तो लगभग कंपेरेबल मान सकते हैं। तो जिसकी वजह से कि इस एक्सप्रेशन के अंदर 1 - v² की पावर 1/2, इसके अंदर जो इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो हम नहीं कह सकते कि 0 होगी, लेकिन 1 से हमेशा छोटी होगी। इसकी जो वैल्यू है वो 1 से हमेशा छोटी होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी। ठीक है, क्या कह सकते हैं, 1 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। ठीक है, ये कह सकते हैं हम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मास है इस पे कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा। तो मतलब ये क्वांटिटी जो है वो छोटी हो गई, डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी छोटी हो गई। इसका मतलब ये है कि जो फाइनल रिजल्ट आएगा हम कह सकते हैं कि m इज़ ग्रेटर देन m0। और यही आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया गया है कि व्हेन ए क्वांटम पार्टिकल मूव्स विद ए स्पीड विच इज ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट देन इट्स मास चेंजेस। So for any quantum particle we can say that the mass of the quantum particle during its motion is the function of velocity, with which it is moving. ठीक है, but for this is not true in case of the magnitude of their charge. ये बात उनके चार्ज के मैग्नीट्यूड के लिए सही नहीं है। अगर आप कह दो कि एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, ठीक है, वो मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो आप ये कह दोगे क्या, तो आप ये कह सकते हो कि उसका जो चार्ज है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम से ज़्यादा होगा या कम हो जाएगा, ये कुछ कह सकते हो, या फिर आप ये लगा सकते हो ये कह सकते हो ना, ये आप नहीं कह सकते। ठीक है, तो चार्ज जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे वो कितनी भी स्पीड से मूव कर ले, कोई भी क्वांटम पार्टिकल कितनी भी स्पीड से मूव कर ले, उसका जो चार्ज है वो चेंज नहीं होगा, या फिर उसकी स्पीड का चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो चार्ज है, the magnitude of charge during the motion of any quantum particle is not the function of its velocity with which it is moving. ठीक है, the magnitude of the charge of the quantum particle is independent of its velocity with which it is moving. ठीक है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। और एक बात ध्यान रखना कि फिजिक्स के अंदर, हमारी जो फिजिक्स है उसके अंदर हम चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं Q से। किससे? Q से। ठीक है, तो ये बात समझ में आई, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। ठीक है, तो एक नेक्स्ट हेडिंग डालिए अब, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे 11th क्लास में आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कि मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, तो वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है कि जब भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की मैं बात करूं तो आप एक लाइन हमेशा याद रखिएगा कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जैसे मास होता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वैसे ही चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, जैसे ये देखो, चार्ज, मान लो कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड का मतलब तन्हाई में, तन्हा है, वो एकदम अकेला सिस्टम है। मान लो ये कोई सिस्टम है, इसके अंदर मैंने चार्ज रखे हुए हैं, क्या कि एक मान लो 3 कूलम रखा हुआ है, एक 1 कूलम रखा हुआ है, एक -2 कूलम रखा हुआ है चार्ज मैंने, ये A है, ये B है, ये C है। मान लो कि मैंने इसकी पोजीशन को या इसकी स्टेट को चेंज करके इसको डिस्टर्ब कर दिया, इसको मैंने डिस्टर्ब कर दिया, और फिर मान लो कि जो
सिस्टम है उसके अंदर जो चार्ज है वो ऐसे रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ कि ये A है, ये 4 कूलम, ये B है 1 कूलम, ठीक है। तो C पे कितना चार्ज होगा, मेरे को जानना है कि Q ऑन C, Q फाइनल ऑन C कितना होगा। तो आप यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा सकते हो, जैसे आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया था क्लास 11th में, ठीक है। कैसे कि Q net on system initially will be equal to Q net on the system finally, ठीक है। तो क्या होगा कि Q initial on A, Q initial on B, Q initial on C will be equal to Q final on A plus Q final on B plus Q final on C, ठीक है। मान लो कि मैंने इसको X कह दिया, ठीक है। क्या कह दिया, X कह दिया। तो अब इसका रखो, इनकी वैल्यूज रखो। तो Q इनिशियल A कितना है 3, Q इनिशियल B कितना है 1 प्लस Q इनिशियल C कितना है -2 इज इक्वल टू Q फाइनल A कितना है 4, Q फाइनल B कितना है 1 एंड Q फाइनल C कितना माना है हमने X, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हुआ 1 और ये इस 4 को यहाँ पे लेके आए, तो X की वैल्यू कितनी आ गई -3 कूलम, ठीक है। तो इस पे हमने चार्ज निकाल लिया -3 कूलम। तो देखो ना कि 3 + 1 - 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 2 कूलम, 4 + 1 5 - 3 कूलम इज इक्वल टू 2 कूलम, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम विल ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। मजा आया, ठीक है भाई। तो चलो भाई आगे देखते हैं। अब आगे नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ठीक है। तो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो चार्ज होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी ड्यू टू विच इट ओबेज द नॉर्मल लॉज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से ये एडिशन, नॉर्मल एडिशन और सब्ट्रैक्शन को फॉलो करता है, ठीक है। मान लो कि ये कोई बॉडी है, कोई सिस्टम है ये, ठीक है। इसके अंदर जो चार्ज है वो ऐसे प्रेजेंट है Q1, Q2, Q3, Q4 एंड डैश 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 Qn, ठीक है। तो अगर हमसे कोई पूछ ले कि जो Q नेट है सिस्टम के ऊपर वो क्या होगा, तो हम तो यही बताएंगे कि जो सारे चार्जेस का सम कर दो और वो Q नेट आ जाएगा, ठीक है। तो वो Q1 ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो चार्ज की वैल्यू रखोगे वो उनके साइन के साथ रखोगे, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि Q नेट इज इक्वल टू ये आएगी वैल्यू, ठीक है। ये समेशन का साइन तो जानते ही होगे आप, सिग्मा, इसमें कंटिन्यूड सम होता है ये, ठीक है। इसी को मैंने ये लिख दिया, ठीक है। तो ठीक है भाई। देखो भाई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो बहुत ही हल्की फुल्की बातें हैं, बेसिक सी बातें हैं जो आप 10th में पढ़ते आए हो, ठीक है। हमने बचपन में पढ़ी है ये बातें, बचपन में मतलब अभी भी बच्चे ही हैं, लेकिन अब थोड़े से सीनियर हो गए, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सबसे पहले तो आप ये जानो कि क्वांटाइजेशन क्या होता है। क्वांटाइजेशन क्या होता है? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि एनीथिंग विच इज़ अवेलेबल इन द फिक्स्ड अमाउंट, कोई भी चीज़ अवेलेबल हो फिक्स्ड अमाउंट के अंदर। एक बात याद रखिएगा, द फूड यू ईट
is not quantized, but the pen from which you write is the quantized। इसका मतलब है कि मान लो आप पेन खरीदने दुकान पे जाते हो, तो आप दुकानदार कोई ऐसे थोड़ा ना बोलते हो कि भैया मेरे को 1.5 पेन दे दो या 2.5 पेन दे दो। आप तो यही बोलते हो ना कि मेरे को 1 पेन दे दो, 2 पेन दे दो, मतलब एक फिक्स वैल्यू होती है। तो वैसे ही जो चार्ज होता है वो किसी भी बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है एक इंटीग्रल वैल्यू के अंतर्गत, ठीक है। अब आप पता होगा कि मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में तो आपने सुना ही होगा। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में तो आपने सुना ही होगा। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या था कि उन्होंने चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन को पता लगाया था ऑयल ड्रॉप की मदद से, ठीक है। तो उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट में से एक चीज़ नोटिस की थी कि हर एक ऑयल ड्रॉप के अंदर जो चार्ज प्रेजेंट है वो कोई एक एलिमेंट्री वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल है, कोई भी एक एलिमेंट्री वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन ए बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन एलिमेंट्री चार्ज, और द वैल्यू ऑफ दिस एलिमेंट्री चार्ज इज इक्वल टू द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जहाँ पे जो n है, n इसकी वैल्यू आप क्या रख सकते हो, 0 +-1 +-2 +-3 एंड डैश 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 सो लॉन्ग, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा कि ये जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई हैं इनमें से सवाल आ सकते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये बात आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी, एनसीईआरटी में मिल जाएगी, ठीक है, कि जो चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, कि मान लो कि ये कोई चार्ज है Q, ये रेस्ट पे है, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। वेयर एज द चार्ज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द चार्ज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब एक कोई चार्ज है वो यूनिफॉर्म v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी एक्सीलरेशन क्या है, 0, ठीक है। Whereas the charge moving with uniform velocity produces electric field and magnetic field only. But if a charged particle is accelerated, if a charged particle is in the state of acceleration, then it will produces electric field, magnetic field and as well as electromagnetic radiations. ये बात आप आगे चल के पढ़ोगे, आपके एक चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, उसके अंदर आप पढ़ोगे, ठीक है। तो अब हम एक बात करते हैं सिंपल, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि हमें चार्ज के बारे में बता सकता है कि कोई भी बॉडी चार्ज है या नहीं है, ठीक है। उसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप, और अगर मैं और डिटेल में जाके बात करूं तो उसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्या, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इसका डायग्राम बना दूं क्या, चलो बना देते हैं यार। ये बेसिकली ऐसा होता है आपका इलेक्ट्रोस्कोप। यहाँ पे जो ये दो आपको दिख रही हैं, ये गोल्ड लीफ है, ये गोल्ड मेटल होता है, उसकी एक दो छोटी छोटी स्ट्रिप है, बहुत छोटी बहुत पतली,
ठीक है। और ये यहाँ पे एक मेटल की नोब होती है, क्या होती है? मेटल की नोब, ठीक है। जब हम इसके पास में कोई भी एक मेटल चार्ज इलेक्ट्रोड लेके आते हैं, तो इसकी वजह से इस मेटल नोब के ऊपर चार्ज इंड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है? चार्ज इंड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो चार्ज होता है ये इस मेटेलिक मीडियम के ज़रिए इन गोल्ड लीफ के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से ये जो दोनों गोल्ड लीफ होती हैं ये सिमिलर चार्जेस होने की वजह से क्या हो जाती है? डाइवर्ज हो जाती है। क्या हो जाती है? डाइवर्ज हो जाती है ऐसे। और जो डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस है, जितना ज़्यादा ये डाइवर्ज होंगी उतना ही ज़्यादा इनके ऊपर चार्ज होगा। ये बात ध्यान रखना, जितनी ज़्यादा ये डाइवर्ज होंगी उतने ही ज़्यादा क्या होगा? ये इनके ऊपर चार्ज होगा। और मान लो कि अब ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है ये चार्ज हो गया, आपने इस रोड को हटा दिया। अब मान लो कि कोई आप नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड लेके आए, अपोजिटली चार्ज जो इसके ऊपर चार्ज है उसके अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड लेके आए, तो क्या होगा? इसके ऊपर उतना ही अपोजिटली चार्ज, जो उतना नहीं मतलब कुछ जो है इसके जैसा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और कुछ ये चार्ज बचा होगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पे दो अपोजिट चार्जेस हो जाएंगे, तो ये क्या होने लग जाएंगी? ये कन्वर्ज होने लग जाएंगी। क्या होने लग जाएंगी? कन्वर्ज होने लग जाएंगी, ठीक है। और वही कह सकते हैं द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस विल टेल्स अस दैट द हाउ मच चार्ज अपोजिट चार्ज इज प्रेजेंट, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा। और जो ये इलेक्ट्रोस्कोप है ये वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। द इलेक्ट्रोस्कोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। समझ में आया? बाकी आपको पीडीएफ में मिल जाएगी इसकी थ्योरी, ज़्यादा थ्योरी इसकी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको एक बार देख लीजिएगा। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, तो बेसिकली हमारे सिलेबस में 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग है, 3 मेथड ऑफ चार्जिंग है। फर्स्ट है बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन सुन के कई लोगों को 11th में याद आ गया, हाँ सर 11th में पढ़ा था। हाँ वैसा ही है कि आपने जैसे 11th में पढ़ा था कि जैसे कोई सरफेस है ऐसे, उस पर कोई बॉडी रखी हुई है मास m की, जिसका जो इस सरफेस का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है, और इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रही है, इसका मास mg ऐसे लग रहा है, इसके ऊपर मान लो कोई फोर्स ऐसे लग रही है, तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी, जो सरफेस इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा उसकी वैल्यू होगी μn, ठीक है। जिसकी वजह से ये जो मान लो अगर आइडियल केस होता तो जिसकी वजह से उतनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी जितनी आइडियल केस में प्रोड्यूस होती, ठीक है। वैसा ही इसमें है, वैसा ही चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में है, ठीक है। तो बाय द रबिंग ऑफ टू बॉडीज इन चार्जिंग ऑफ फ्रिक्शन, बाय द रबिंग ऑफ टू बॉडीज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन इक्वल अमाउंट विल अपीयर साइमल्टेनियसली। मान लो कि ये आपके 2 हाथ है, इनको आपने ऐसे रब किया तो इन दोनों हाथों में आप एक से पॉजिटिव चार्ज गया और एक से नेगेटिव चार्ज गया, तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में शेयर होते हैं और वो दोनों बॉडीज के ऊपर हमें दिखाई देते हैं एक साथ, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करेगा, लेकिन किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज गया किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज गया, ये डिपेंड करेगा उस सब्सटेंस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर। मान लो किसी सब्सटेंस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है तो वो नेगेटिव चार्ज होगा, और किसी सब्सटेंस की अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। और इसके एग्जांपल है, जब एक ग्लास रॉड को जब आप सिल्क के साथ रब करते हो, कोई भी ग्लास रॉड होती है उसको आप सिल्क के साथ जब रब करते हो तो जो सिल्क होता है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है, जो सिल्क होता है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो सिल्क हैज़ द मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन अ ग्लास रॉड, इससे हम ये पता लगा सकते हैं। और वैसे ही व्हेन यू रब एन इबोनाइट रॉड विद वूल, जब आप एक इबोनाइट रोड को किसी वूल के साथ रब करते हो, जो इबोनाइट रोड होता है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है और जो वूल होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। और जब आसमान में बिजली कड़कती है तो वो बादलों के घर्षण से, बादलों में जो फ्रिक्शन होता है तब उसकी वजह से वो बादल जो होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा मेथड,
एक दूसरा मेथड है, सेकंड लास्ट मेथड, वो है बाय कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन। कंडक्शन के अंदर क्या होता है कि मान लो आपने दो कंडक्टर्स लिए। कंडक्टर्स तो जानते हो क्या होता है, कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल विच अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। ठीक है, ये सिंपल सी डेफिनेशन है। तो टेक टू कंडक्टर्स, वन इज चार्ज, एक तो मान लो चार्ज है और दूसरी अनचार्ज है, तो उनको एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आओ। कांटेक्ट में मतलब मान लो कि ये दो बॉडीज हैं, ये दोनों, एक चार्ज है दूसरी अनचार्ज है, इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आओ, ऐसे फिजिकल कांटेक्ट में। ठीक है, ऐसे लेके आओ। द चार्ज वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, जो भी चार्ज होगा, मान लो इस पे जो भी चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अंडर इट्स ओन रिपल्शन, वो ऐसा ही चार्ज यहाँ पे इंड्यूस करेगा। तो मतलब जो यहाँ पे इससे जो चार्ज है वो इसके अंदर जाएगा। ठीक है, और कब तक जाएगा, जब तक इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना हो जाए, जब तक इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो ना हो जाए। किसी भी दो बॉडीज़ के अंदर चार्ज का ट्रांसफ़र तब तक होता रहेगा जब तक उन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज़ीरो ना हो जाए। ठीक है, फिर जो मान लो कि जो चार्ज है, इसके अंदर जो चार्ज है वो इसके रिपल्शन के कारण ही वो इसके अंदर ट्रांसफ़र होगा। तो जो ये कंडक्टर होगा, ये जो दूसरा कंडक्टर होगा, ये भी चार्ज हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन एंड चार्जिंग बाय कंडक्शन बोथ रिक्वायर्स द फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है, फॉर दिस चार्जिंग, ये बात ध्यान रखनी है आपको, दोनों में फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन टू बॉडीज रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। और एक जो तीसरा मेथड है बाय इंडक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन का क्या होता है, मान लो ये एक चार्ज बॉडी है, ये एक चार्ज बॉडी है और ये एक अनचार्ज बॉडी है। ठीक है, ये मैंने इस पे रख रखी है, मेरी बेंच पे इस पे रख रखी है। लेकिन जो इसका जो बेस होना चाहिए, जिस पे मैंने ये रख रखी है, ये क्या होनी चाहिए, इंसुलेटिंग होनी चाहिए, ताकि इसके अंदर चार्ज ना जाए। ठीक है, तो इफ ए चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर एन अनचार्ज बॉडी, वन साइड ऑफ द न्यूट्रल बॉडी बिकम्स, जो कि इसके पास में होगी, इसके चार्ज बॉडी के जो साइड पास में होगी, बिकम्स अपोजिटली चार्ज। मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास में ये कंडक्टर रखा हुआ है, तो इसके इस साइड में इतना ही नेगेटिव चार्ज आ सकता है। मैंने कहा है इतना ही नेगेटिव चार्ज आ सकता है, ना कि इतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और जो दूसरी साइड होगी, जो इससे दूर होगी, ये वाली, इसके पास में इसके जितना ही नेगेटिव चार्ज आ सकता है। यहाँ पे इस जितना चार्ज इस पे है उतना ही यहाँ पे आ सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि इस पे उतना ही आएगा। ठीक है, तो इसको आप एक डायग्राम से समझिए, बस छोटा सा डायग्राम, फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। कि मान लो कि ये कोई चार्ज बॉडी है। ठीक है, मान लो इसके ऊपर चार्ज है Q। ठीक है, और ये कोई मान लो न्यूट्रल बॉडी थी, न्यूट्रल बॉडी, ये इसके पास में रख दी हमने। तो ये जो साइड इसके क्लोजर है, इसके ऊपर कुछ इसके अपोजिट चार्ज क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा ऐसे। और जो साइड इससे दूर है, वहाँ पे इसके जैसा सिमिलर चार्ज यहाँ पे क्या होने लग जाएगा, एग्रीगेट होने लग जाएगा, इकट्ठा होने लग जाएगा। मान लो इस पे Q डैश चार्ज क्या हुआ, इंड्यूस हुआ। क्या हुआ, Q डैश चार्ज इंड्यूस हुआ। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि ये बॉडी रखी हुई है यहाँ पे Q। ठीक है, फिर जो ये साइड है, जो कि इसकी सिमिलर चार्ज है, हमने इसको क्या किया, अर्थ कर दिया। आप में से बहुत लोग ये जानते होंगे कि जो अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो ज़ीरो होता है। अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है। ठीक है, फिर क्या हुआ कि यहाँ से जो जितना भी सारा चार्ज है, जितना भी ये चार्ज है वो ट्रांसफ़र होके अर्थ पे चला गया। फिर क्या बचेगा, नीचे सिर्फ यहाँ पे इस पे नेगेटिव चार्ज ही बचेगा, और फिर इसके पास में ये बॉडी तो है ही।
ठीक है। और फिर जो ये नेगेटिव चार्ज होगा वो फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट होके इसके पूरे ये जो स्फीयर है इस पूरे स्फीयर के अंदर फैल जाएगा ऐसे। ये कोई क्यू डबल डैश चार्ज होगा, ठीक है, क्यू डबल डैश चार्ज होगा, ठीक है। और एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, इसको चाहे नोट डाल के लिख लीजिएगा कि इंड्यूस्ड चार्ज, जो इंड्यूस्ड चार्ज जो कि इंड्यूस हुआ है, दैट विल ऑलवेज बी लेसर और इक्वल टू दैट विल ऑलवेज बी लेसर और इक्वल टू द इंड्यूसिंग चार्ज। कि मतलब जो ये क्यू डबल डैश इंड्यूस हुआ है ये ऑलवेज लेस देन या इक्वल टू होगा क्यू के। इसका एक फॉर्मूला होता है लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में सीखा। आज का लेक्चर बहुत अच्छा हुआ, आई होप आप सबको पसंद आया होगा। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है।